हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं के इतिहास को और इस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का हम अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे थे और अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आज हम इस अध्याय का पाठ 11 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 10 पाठ पढ़ लिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आप हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वह आपको हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सिंधु सरस्वती की कला, लिपि एवं विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ, मनके, मृदबांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियाँ व पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। ठीक है, यहाँ की जो कला है वह हमें वहाँ पर मिले मनके, मृदबांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियाँ आदि में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से शैलखड़ी की योगी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों की मूर्तियाँ मिली है। कांस्य मूर्ति की ऊंचाई 117 सेंटीमीटर है। ब्रह्म मूर्तियों का विशाल भंडार उस समय की विकसित मूर्ति कला का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उनका विशाल भंडार मिला है। ठीक है, कोमटदार बैल की मूर्तियाँ भी कला का प्रतीक है। मोहर पर किए गए चित्रण में हमें यहाँ के निवासियों की चित्रकला के प्रति रुचि की जानकारी मिलती है। मोहरों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी थे वह चित्रकला में रुचि रखते थे। ठीक है, इस सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई है उनके अग्रभाग पर पशु का अंकन संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है। पीछे एक घुंडी बनी हुई है जो संभवतः टांगने के काम आती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मोहर है, उस पर इस प्रकार चित्रकारी की गई है और यहाँ पर कुछ लिपि भी लिखी हुई है। और ये जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है, और ये जो मोहर है उस पर जो स्वस्तिक है उसका चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मर्ण मूर्ति है इस प्रकार की, वह मोहनजोदड़ो में मिली है और ये मृत पात्र मिला है। ठीक है, जो अपनी कलाकृति का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है। जो ये सिंधु सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है उनका अब विश्वसनीय अध्ययन नहीं हो पाया। हमें पूर्ण रूप से अभी तक पता नहीं चला कि ये किस प्रकार लिखा गया है या क्या लिखा गया है। ठीक है, मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। 17 अक्षर का सबसे बड़े अक्षरों का अभिलेख धौलावीरा से मिला है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि जो भावों को प्रकट करते हैं लिपि में। ठीक है, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की मोहरें हैं। इस पर ये लिपि लिखी गई है जो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, और मोहरों पर जानवर जैसे हाथी और बैल आदि का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि है। ये लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। अब है सिंधु लिपि धौलावीरा। विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। गुणा और योग जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे। उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं जो संभवतया औषधि के रूप में काम आते हैं। ऐसे औषधीय प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं। इसमें कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं। ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत देते हैं, यानी कि उस समय एक बच्चे का सिर मिला है, खोपड़ी मिली है, उस पर 6 छिद्र थे और उसमें से जो छिद्र थे वो भरे हुए भी है। इससे हमें कुछ ऐसा पता चलता है
कि उस समय जो शल्य चिकित्सा है, जिसे हम ऑपरेशन बोलते हैं, वह होता होगा, तभी उस बच्चे के छिद्र है जो भरे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। धातु विज्ञान के तथ्यों से भी परिचित थे। धातु की ढलाई एवं उपकरण निर्माण की विकसित विधि से वे परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो हमने पहले देखी है चित्र के माध्यम से, देमाबाद से रथ की आकृति इसके प्रमाण है। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के साग पर बनाए जाते थे। पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। पकाने के बाद उन पर गेरू रंग करके तुलिका से काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब है सिंधु सरस्वती सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियाँ। सिंधु सरस्वती सभ्यता के वासियों की उन्नत कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधे एवं आंतरिक व बाह्य व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यानी कि व्यापार आंतरिक भी होता था और बाह्य विदेशी व्यापार भी होता था। नवीन साक्ष्य से संकेत मिले हैं कि इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। उस समय घोड़ा भी लोगों के पास रहता था। सूत कोतड़ा एवं रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। एस आर राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। डॉक्टर वी.एस. वाणकर के अनुसार कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों से घोड़े की अस्थियां मिली है। तो ये जो स्थान है उन स्थानों से घोड़े की मूर्तियां मिली है। हमें स्थान याद रखने आवश्यक है। ठीक है, उन्नत कृषि कार्य। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार कृषि होती थी। अनेक स्थानों से प्राप्त विशाल अन्नागार संकेत देते हैं कि अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। उत्पादन से ही महानगरीय व्यवस्था का विकास हुआ। मुख्य उत्पादन गेहूँ, जो मोटे अनाजों में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा आदि का उत्पादन होता था। ये जो मुख्य फसलें थी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता में बोई जाती थी। ठीक है, कपास, खजूर, तिल व चावल का भी उत्पादन होता था। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। उस समय लकड़ी के हल चलते थे। प्राक हड़प्पा कालीबंगा से आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुता खेत मिला है, जो कि दोहरी फसल का संकेत देता है। फसल कटाई तांबे के हाशिए व पत्थर के फलक से की जाती थी, जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है उद्योग व व्यापार। किस प्रकार वह व्यापार, उद्योग और व्यवसाय चलता था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उद्योग व्यवसाय। यहाँ से उत्खनन में तांबे व कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ मिली हैं। जो ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे, आरिया, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, जो भालाग्र बर्तन आदि मिले हैं। कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, बैल, कुत्ते व पक्षियों की कलाकृतियाँ मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि यह धातु उद्योग विकसित था। आगे है, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से परिचित थे। मन के निर्माण का उद्योग भी विकसित था। इनसे बने आभूषण इस सभ्यता की कला की श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हैं, लोथल व चंदहुर्द से इसके कारखाने मिले हैं। ये मणके, सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, सलखड़ी, कीमती पत्थर, सीफी, शंख आदि के बनाए जाते थे। इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें मिली है, जो अधिकांश सलखड़ी से बनी हैं। इन पर पशुओं, एक सींग का पशु, बाघ, हाथी, सांड, गेंडा, इन पर पशुओं, पेड़ पौधे, मानव आकृति आदि के चित्र मिले हैं। और पशुओं में एक सींग का पशु, बाघ, हाथी, सांड, गेंडा आदि इन पशुओं की आकृति मिली है, जो हमें उस समय के मानव गतिविधियों और धर्म का संकेत देते हैं। इस समय का वस्त्र उद्योग भी उन्नत था। कपास की खेती के व वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। कताई बुनाई की तकलियाँ
व तकुओं भी मिले हैं। ठीक है, अब है व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, पढ़ते हैं। इस समय आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। ताम्र, खनिज रत्न, उपरत्न एवं धातु निर्मित सामग्री, पात्र, उपकरण, आभूषण आदि का व्यापार होता था। ठीक है, तो इन वस्तुओं का व्यापार होता था और व्यापार आंतरिक व विदेशी व्यापार दोनों प्रकार का व्यापार था। संभवतया तांबा राजस्थान के गणेश्वर जो राजस्थान के वर्तमान में सीकर जिले में स्थित है, और उस जो सीकर जिले में गणेश्वर की सभ्यता है वह भी राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यता है। तो वहाँ से तांबा, सोना मैसूर से, चांदी ईरान व अफगानिस्तान से, मनकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात व महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। इसकी जानकारी मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था। जो सिंधु वासी थे उनको मेलुहा कहते थे। ठीक है, तो ये मेलुहा शब्द इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली हैं। लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। ऐसी मोहरें बरहीन द्वीप, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया की उपनगर से मिली है। अब है सामाजिक जीवन की विशेषताएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। तो अलग अलग वर्ग थे, उसमें कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग गढ़ी में व अन्य वर्ग के लोग नगर भाग में रहते थे। तो नगर के जो नगर था उसके दो भाग थे, एक तो ऊपर वाला भाग गढ़ी जहाँ पर प्रमुख लोग, शासक लोग रहते थे, और दूसरा नगरीय भाग जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। माता देवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियाँ से समाज में नारी का महत्व, परिवार के मातृ सत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो परिवार, उस समय का परिवार जो मातृ सत्तात्मक परिवार था, ये भी याद रखना चाहिए आपको। सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ के स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। मनकों द्वारा बने यहाँ के आभूषण काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब है धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। वृक्ष, जल एवं पशु पूजा। एक मोहर में देवता को 2 पीपल के वृक्ष के मध्य दिखाया गया है। 7 मानवाकृतियाँ उनकी पूजा कर रही है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार दिखाया गया है कि जो देवता है वो पीपल के वृक्षों के मध्य है, और जो मानव की आकृति यानी कि जो मानव है उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, मातृ देवी की उपासना, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप के योग परंपरा आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी, जो आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलती है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ, संभवतः ये पृथ्वी माता का रूप है। सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है। इसके एक तरफ हाथी व बाघ है, दूसरी तरफ भैंसा व गैंडा है, नीचे हिरण है। एक अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की यह आकृति त्रिमुखी एवं त्रिशृंगी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो दिखाया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो इससे ये प्रतीत होता है कि पृथ्वी माता का रूप है, और जो पौधा है वह लोग है जो पृथ्वी उन लोगों का पालन पोषण करती है। और इस प्रकार जो मातृ सत्तात्मक परिवार दिखाया गया है। ठीक है, तप, योग व यज्ञ। कालीबंगा जो बाणावली, राखीगढ़ी एवं लोथल से
खुदाई में अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। पद्मासन में बैठे एक योगेश्वर की मूर्ति मिली है। इसके अलावा भिन्न भिन्न योगासन मुद्रा में मिट्टी की कई मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक सिंह वाले वृषभ का भी चित्र मिलता है। इसके अलावा कुम्भड़दार बैल, बिना कुम्भड़दार बैल, बाघ व हाथी का चित्रण भी मिलता है। बाद में पशुओं की देवी रूप में पूजा होने लगी, यानी कि पशुओं को देवी रूप में मानकर, देवों के रूप में मानकर पूजा करते थे। अब है राजनीतिक जीवन। यद्यपि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं है। सिंधु सरस्वती वासियों की मूल रुचि व्यापार करना थी। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र होते होंगे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। ये 4 प्रमुख केंद्र थे सिंधु सरस्वती सभ्यता के। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से प्रतीत होता है कि पूर्ण एवं कुशल राजसत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं। व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन, जो व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के भी संकेत मिलते हैं। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता के संकेत हैं। यानी कि यहाँ जो अस्त्र मिले हैं वह काफ़ी कम मात्रा में मिले हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जो शांति प्रेमी थे, ज़्यादा झगड़े करने में या युद्ध वगैरह करने में विश्वास नहीं रखते थे। हथियारों में कांसे की आड़ी, तांबे की तलवारें, भाले के अवशेष, भाले के अग्रभाग, कटारे, चाकू, बाणान मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं एक नए अन्य वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।